हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शानदार रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुके होंगे। साथियों, जी हां, आप सभी साथियों के लिए आरडब्ल्यू परिवार, आरपीएफ रेलवे, ध्यान रखना, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए एक बैच लेकर के आया है, जिस बैच का नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा, रेल रक्षक बैच। ये बैच आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, है ना। और कैसे साबित होगा जरा वो देखिएगा। इस बैच में जो टीम ली गई है मेरे साथियों, वो काफी अनुभवी टीम है और पूरे आरडब्ल्यू परिवार में जानी जाती है और वो टीम आपको इसमें लीड करने वाली है। एक बार जरा देख लीजिए इसके बारे में। आज मेरा पहला डेमो है। ये डेमो क्लासेस 28, 29 और 30 3 दिनों तक आपकी यूट्यूब पर चलेगी। आप बखूबी समझिए चीजों को कि कौन टीचर कैसा क्या पढ़ा रहा है, आपको अच्छा लगे उसके बाद में आप कोर्स को परचेस करिएगा मेरे साथियों, है ना। मेरी आपसे यही सलाह है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फायदा होना चाहिए वो हमारे दोस्तों का होना चाहिए, हमारे साथियों का होना चाहिए। तो साथियों, आपके लिए अगर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये बैच चलाई जा रही है, तो वो कितनी कारगर है ये आप 3 दिनों में देख सकते हैं। उसके बाद ही आप बेच लीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इस बैच से रिलेटेड क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, कौन कौन से टीचर्स आपको क्या क्या टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी सुबह 9 बजे आकाश सर के द्वारा मैथ्स की क्लासेस को लिया गया है और आपने खूब प्यार दिया है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा है आपको। और फिर रीजनिंग की क्लासेस राहुल सर के द्वारा अभी जस्ट मुझसे पहले ली गई है। और 11 बजे मैं आपके साथ में जुड़ूंगा इकोनॉमिक्स के साथ में प्रतिदिन, ध्यान रखना। ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ आप अरुण सर के साथ में जुड़ेंगे, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं सर। और हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए तो पारुल मैम जानी ही जाती है। शाम को 4 बजे आप मैम से मिलने वाले हैं। वहीं पर साइंस की क्लासेस जो है वो रात को 8 बजे धर्मेंद्र सर और भावना मैम के द्वारा ली जाएगी, जिसमें अभी फिलहाल में आपकी जो है फिजिक्स की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो ये कुछ टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल का आप फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा कि ये टाइम टेबल आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए बात करता हूं मैं अगली बैच की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेल रक्षक बैच है साथियों, इस बैच का ऐसे तो प्राइस जो है 799 है, लेकिन अगर आप इन 3 डेमो के अंतर्गत, ध्यान रखना, अगर आप इन 3 डेमो के अंतर्गत ये क्लास खरीदते हैं तो आपको एक कूपन कोड लगाना होगा आरपीएफ 20। जैसे ही आप जो है आरपीएफ 20 का कूपन कोड लगाएंगे दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो 639 ही हो जाएगी और आप इसको आसानी से परचेस कर पाओगे। मैंने आपको बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं, क्लासेस 28 अप्रैल से यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। 28, 29, 30 3 दिनों तक ये डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चलेगी। उसके बाद में चौथी क्लासेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पर। ऐसा नहीं है कि हम यहां डेमो में कुछ और पढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन में कुछ और चलेगा, नहीं। जो डेमो में हम लोग पढ़ाएंगे उसके आगे एप्लीकेशन में चौथी क्लास उससे आगे की स्टार्ट होगी, यानी कि ये भी आपके लिए डेमो है लेकिन ये भी क्लास का एक हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ इस रेल रक्षक बैच में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है आरडब्ल्यू परिवार में, ध्यान रखना इस बात का, ऐसा मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता होगा, आरडब्ल्यू परिवार में ही ये हुआ है कि डाउट सेशंस जो है, डाउट ग्रुप जो है, आपको उसमें जोड़ा जाएगा और आप टीचर को मेंशन कर सकते हो, टीचर से अपने सवाल पूछ सकते हो, डायरेक्टली टीचर से कनेक्टेड हो सकते हो। उसका मतलब यह है, यानी कि आपका सीधा सवाल टेलीग्राम की सहायता से कहां पर पहुंचेगा, तो ध्यान रखिएगा टीचर्स के पास पहुंचेगा। आप कभी भी जो है टीचर से अपने प्रश्नों को कर सकते हो, प्रश्नों को वहां से समझ सकते हो। तो ये बेसिक सी बात आपको यहां ध्यान रखना है। बाकी क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगी, ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको जो है वह बोर्ड पीडीएफ, जो डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ है, वो भी आपको मिलने वाली है। तो दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी। अंकित सर ने आपको बताया मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर्स तो मेरे साथियों एक्सपीरियंस्ड है ना। आप 3 दिनों में देख लीजिएगा, उसके बाद फिर फैसला लीजिएगा, फैसला आपके हाथ में है ना। और इतनी कम प्राइस में 639 रुपए में अगर आपको आरपीएफ में नौकरी लेने का जो एक सपना है वो पूरा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये प्राइस बहुत ज्यादा कम है ना। और कुछ बच्चे जो है 499 का भी ऑफर कर रहे हैं। मेरे भाई ऐसा है कि ये बैचेस बहुत सारे साथियों ने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटी की नजर से हम देखें
तो कहीं ना कहीं समानता का ये उल्लंघन होगा, है ना, राइट टू इक्वलिटी का ये भैया उल्लंघन होगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इस बैच को परचेस कैसे करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले RWA का एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे दोस्तों, यहां पर आपको पेड क्लासेस दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। या अगर यहां पर पेड क्लासेस में आपको दिक्कत आ रही हो, या फिर इसी के ऊपर आपको यहां पर पॉपअप मैसेज में जो है वो रेल रक्षक बैच दिख रहा हो, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप नीचे देखेंगे बाय नाउ का एक बटन रहेगा, जिसमें एक व्यक्ति जो है ऐसे करके बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन पर क्लिक करना और RPF 20 डालना, तो इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी मेरे साथियों, 349 हो जाएगी, सॉरी 369 हो जाएगी। ये प्राइस में आपको मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस बैच को भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज मेरा पहला डेमो है, इसके अंतर्गत आप बखूबी समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा कि कितना मजा आप लोगों को आ रहा है, क्या कुछ खास बात है, कैसा क्या पढ़ाते हैं टीचर्स, वो सारी बातें आपको आज पता चल जाएगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं थोड़ी सिलेबस के ऊपर, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की बात है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने अपना तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम कुमार विनय है और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। दरअसल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चंस मिक्स में से आते हैं। अब संयोग ये है दोस्तों कि आपका जो जीएस का पोर्शन है वो 50 मार्क्स आते हैं जीएस के पोर्शंस में। आपको पता है कि 50 अंक जो है मेरे साथियों वो किसके हैं, जीएस के हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 अंक। आप सभी जानते ही हैं 120 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके पेपर में, जिसमें से 35 नंबर जो है मैथमेटिक्स का है और 35 क्वेश्चन जो है मेरे साथियों वो रीजनिंग का है। 70 ये हो गए, 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के आते हैं। अब जीएस में भी क्या ना बताऊं, जीएस में पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, है ना, उसमें ई इकोनॉमिक्स आ गया। यानी कि जीएस तो बड़ा सागर है, उस सागर में से इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है मेरे साथियों वो मैं आपके साथ में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार मैं आपका यहां पर नाम भी ले लेता हूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम भाई जुड़े हुए हैं, किरण बहन, है ना, अमित, एमडी, दीपक भाई, है ना, भीम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, विनीत, हिमानी, तमाम साथी जुड़े हुए हैं, जयेश भाई, देवेंद्र भाई, सुजीत, कैपी गुर्जर, रजनी, है ना, शिक्षा, तमाम साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे राधे, सभी को जय भीम, सभी को जय श्री राम मेरे साथियों। ठीक है, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, शुभाशीष। आइए अब मैं आपकी कमेंट्स पर थोड़ा सा रोक लगाने के लिए आपसे कहूंगा, मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेता हूं कि पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं आपके 2019 में, 2018 की जो एग्जाम थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के आधार पर एक सिलेबस को मैंने डिजाइन किया है। वो सिलेबस क्या है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा मेरे साथियों कि सिलेबस में आखिर क्या क्या चीजें आती है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के सिलेबस की मैं बात करता हूं कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है और क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर सिलेबस की मैं बात करूं मेरे साथियों, पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, तो पाठ्यक्रम आपका किस प्रकार से रहने वाला है जरा एक बार यहां पर देख लीजिए आप लोग। पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको क्या चीज पढ़ना है, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है। ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि पहले आप जानो तो सही कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है क्या, यह आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मेरे साथियों क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है मेरे साथियों ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज और कल 2 दिन आपका इंट्रोडक्शन चलेगा। इस इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है ना, और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कौन कौन से देशों की कौन कौन सी इकोनॉमी है ना, टॉप 5 इकोनॉमी कौन कौन सी है ना, हम किन वस्तुओं का आयात या निर्यात ज्यादा करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, वो सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन है। बेसिक सी बात है भैया, हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो कितना खरीदते हैं, कहां ज्यादा बेचते हैं, ये सब बातें है ना। वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी कितने नंबर पर आती है, आपने अभी एक करंट अफेयर्स का मुद्दा सुना होगा, हालांकि वो करंट रहा नहीं, अब निकल गया है, कि आप बहुत खुश हो रहे थे, मेरे दोस्तों ने तो स्टेटस भी बनाए थे कि हमारी देश की इकोनॉमी ब्रिटेन की इकोनॉमी से भी आगे निकल गई है।
ऐसा एक स्टेटस बनाया होगा आपके मित्रों ने, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा एक स्टेटस उन्होंने बनाया, तो वो स्टेटस दरअसल है क्या, वो ब्रिटेन की इकोनॉमी पीछे कैसे हो गई, हमारी आगे कैसे चली गई, हम आने वाले समय में टॉप थर्ड में आने वाले कैसे, हाउ, वो सब बातें हम यहां पर करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद में देखो मैं यहां पर बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ध्यान रखना, दूसरा जो प्रकार है या दूसरा जो टॉपिक मैं लूंगा वो अर्थव्यवस्था के प्रकार लूंगा। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आपने बहुत सारे प्रकार सुने होंगे दोस्तों, जैसे एक आपने सुना होगा बंद अर्थव्यवस्था, जिसे आप अंग्रेजी में क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, है ना, जिसमें आपने सुना कि आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों क्लोज होते हैं। फिर आपने एक सुना होगा मेरे साथियों खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है ओपन इकोनॉमी मेरे साथियों। ठीक है, ओपन इकोनॉमी क्या है ना। फिर आपने सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे आप सरकारी अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। एक आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक आपने सुना है मेरे साथियों मिक्स्ड इकोनॉमी, आपने सुना होगा विकासशील अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा विकसित अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा। तो ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होगी। तो ये सब बातें क्या है, इन सब बातों के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, वो सारी की सारी बातें अर्थव्यवस्था के प्रकारों में मैं आपको लेकर के चलूंगा। इसके बाद में जो टॉपिक में लूंगा मेरे साथियों वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, है ना। राष्ट्रीय आय को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एनआई। ठीक है, एनआई मैंने लिखा है राष्ट्रीय आय। अब आपने कई बार परीक्षाओं में ऐसा देखा होगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, कैसे लगाया, क्या किया, है ना। राष्ट्रीय आय में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है ना। और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें, देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सारी बातें आपने यहां पर पढ़ी होगी, है ना। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोस्पेक्टिव्स अपनाए गए हैं, वो सारी बातें हम करेंगे, है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक मैं यहां पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही राष्ट्रीय आय में आपको पढ़ा दूंगा मेरे साथियों, मैं फिर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ध्यानपूर्वक समझना, वो है आपका बैंक। ध्यान रखना, बैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी परीक्षा में कहां कहां से प्रश्न आते हैं, देखो बैंक में एक हिस्सा आरबीआई का है। देश की केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे साथियों। आरबीआई से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आरबीआई ने कोई अगर बुक लॉन्च करी है, आरबीआई ने कोई रिपोर्ट लॉन्च करी है, तो भैया फलानी रिपोर्ट किसके द्वारा इशू की जाती है, ये सारी बातें। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये आरबीआई के बारे में बेसिक सी हम बात करेंगे। इसके अलावा मेरे साथियों जो अन्य कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को आप व्यापारिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक को आप व्यापारिक बैंक के भी नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हो गई आईसीआईसीआई बैंक, है ना, एक हो गई मेरे साथियों आईडीबीआई बैंक, एक एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे आप कहते हैं, है ना। उसके बाद में और भी तमाम बैंक हो गई, जो ये प्राइवेट बैंक चलती है ना, ये सारी की सारी बैंक। इन बैंकों के प्रमुख कौन है, इनके मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहां हैं, इनकी स्टेब्लिश कहां हुई, कैसे हुई, क्या कुछ बात है, वो सारी बातें आपकी परीक्षा में पूछी गई है। जैसे पूछा गया था एक प्रश्न, मुझे याद आ रहा है कि जो हैंडबुक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ऐसे कुछ प्रश्न मैं रीड करके आया हूं, पढ़ करके आया हूं उन प्रश्नों को। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बैंकों के साथ में बैंकों से ही लगा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है एनबीएफसी। एनबीएफसी से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बोले एनबीएफसी क्या होता है गुरुजी? एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल आपको एक सिलेबस का आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मेरे कई सारे दोस्त जो है वो बजाज फाइनेंस में काम करते हैं, वो महिंद्रा फाइनेंस में काम करते हैं, वो मुथुट फाइनेंस में काम करते हैं, वो अलग अलग फाइनेंस में काम करते हैं मेरे साथियों, है ना, अलग अलग क्षेत्र में वो काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, ये जो एनबीएफसी है या ये जो संस्था है जो बैंक नहीं है, ये सारी की सारी एनबीएफसी है। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बैंक वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद में एक टॉपिक हम उठाएंगे मनी। ध्यान रखना, मनी, मनी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये के लिए तो सब कुछ हो रहा है मेरे साथियों, ये है ना। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मनी, मुद्रा किसे कहते हैं?
तो ध्यान रखिएगा, मनी का मतलब हिंदी में क्या होता है, मुद्रा होता है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी में लिखिए, मुद्रा इसको बोलते हैं। मुद्रा, मुद्रा क्या है, आपने देखा होगा 2000 रुपए का नोट जो बंद हो गया उसके पीछे किसकी आकृति थी, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है। 200 रुपए के नोट का कलर क्या है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, बताइए रानी की वाव, रानी की वाव जो है वो कहां स्थित है, गुजरात में है। भारत किस भारतीय नोट पर है, तो ध्यान रखिएगा 100 रुपए के नोट पर है। सांची स्तूप, सांची स्तूप जो है वो किस नोट पर बना हुआ है, तो 200 रुपए के नोट पर बना हुआ है ना। फिर अगली बात मेरे साथियों, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप जिस नोट पर बना हुआ है उसका कलर क्या है, सांची स्तूप किस राज्य में है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना, ये मुद्रा से संबंधित बात है। मुद्रा से ही रिलेटेड मैं अगली बात करता हूं, वो मुद्रा से ही संबंधित है। दरअसल उसका टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, तो मुद्रा से ही हम याद करेंगे मुद्रास्फीति को। और मुद्रास्फीति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों, क्योंकि आपकी एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। मुद्रास्फीति जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो मुद्रास्फीति वाला टॉपिक, महंगाई वाला टॉपिक मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं। महंगाई के जस्ट उल्टा क्या होता है पता है, अवस्फीति। महंगाई का जस्ट उल्टा होता है अवस्फीति, अवस्फीति। और अवस्फीति को आप डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, डिफ्लेशन। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी जैसी स्थिति, है ना, मतलब सस्ती हो जाती चीजें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफ्लेशन कहते हैं। वैसे ही एक शब्द है विमुद्रीकरण, यहां से भी प्रश्न आता है। विमुद्रीकरण, आपने सुना है विमुद्रीकरण के बारे में, इसको हम अंग्रेजी में डीमोनिटाइजेशन कहते हैं, डीमोनिटाइजेशन। अभी हाल ही में 2016 में आपको पता ही ये भारत सरकार के द्वारा किया गया था, अगर और थोड़ा शुद्ध रूप में कहूं तो मोदी जी के द्वारा यह काम किया गया था, ठीक है। तो विमुद्रीकरण से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, यह भी पढ़ना है। विमुद्रीकरण का टॉपिक पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे फिर आपका बजट, बजट पढ़ेंगे, बजट, BUDGET, बजट। बजट में आपको 2024-25 का मैं बजट पढ़ाने वाला हूं, है ना। आगामी वित्तीय वर्ष का मैं बजट पढ़ाऊंगा कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे बजट रहा, है ना, और बजट के कौन कौन से तत्व है। बजट में दरअसल योजनाएं आती है विशेष रूप से, है ना, तो योजनाएं आपको ध्यान रखना, ये बजट वाला टॉपिक हम पढ़ लेंगे। और बजट के साथ में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जहां से प्रश्न आते हैं वो टॉपिक है आपका योजना। ध्यान रखना, योजना, योजना को हम बोलते हैं प्लान। मैंने अभी तक किसी भी बैच में प्लान नहीं पढ़ाया है, लेकिन इस बार मैं पढ़ाऊंगा आरपीएफ के लिए। रीजन क्या है कि मुझे प्लान से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है ना। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर देने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है ना, कौन सी योजना किस डेट से चलाई गई है, कब से चलाई जा रही है, कहां से किसने उद्घाटन किया। ऐसे प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, है ना, हमेशा हर महीने की 10 तारीख को पैसा डालता जा रहे हैं सरकार जो है, तो वो सब क्या लफड़ा है, ये प्लान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी योजनाएं हैं मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक एक योजना के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ मसला है इनके बारे में। तो योजना से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसी के साथ मेरे साथियों एक प्रश्न आपका मैं पढ़ाऊंगा, योजना आयोग पढ़ाऊंगा। फिर आपको योजना आयोग का मतलब है प्लानिंग कमीशन, है ना, तो योजना आयोग में आपको पढ़ाने वाला हूं। योजना आयोग के बाद में इसी के साथ में आपको वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि फाइनेंस कमीशन क्या कुछ करता है मेरे साथियों, इसके क्या काम है। उसी के साथ में आपको पंचवर्षीय योजना, जिसे हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है मेरे साथियों। 5 ईयर प्लान हम इसे कहते हैं, 5 ईयर प्लान हम इसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर मैं पढ़ाऊंगा टैक्स, कर व्यवस्था मेरे साथियों, कर टैक्स पढ़ाऊंगा। टैक्स में मैं आपको जीएसटी भी पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम इसे कहते हैं। एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी और बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मेरे साथियों। तो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी में आपको पढ़ाऊंगा, गरीबी के साथ में बेरोजगारी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, अनएम्प्लॉयमेंट को भैया कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम चलाई गई है। तो वापस से स्कीम पर आ जाएंगे, योजना पर आ जाएंगे, तो वो योजना इसको कवर कर लेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको मुझे आपको पढ़ाना है मेरे साथियों, ये मेन टॉपिक है जहां से आपकी एग्जाम में प्रश्न आते हैं।
आ रही बात समझ में, ये ध्यान रखना है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं, ये एक सिलेबस का सिनॉप्सिस की बात हो गई है, ठीक है। इसी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपके साथ में जुड़ूंगा लगभग 22 से 25 लेक्चर के बीच में। तो ये 22 से 25 लेक्चर में सारी बातें कवर हो जाएगी, ध्यान रखना। केवल 22 से 25 लेक्चर में मैं इन सारी बातों को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके सामने जो है लेकर के आऊंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे बढ़े, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। अब हम सिलेबस की ओर आते हैं मेरे साथियों, आइए जरा अब हम सिलेबस की ओर आते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए जरा, ये रहा आपका सिलेबस। सबसे पहले जो शब्द यहां पर बताया गया है वो है इकोनॉमी। समझना, एक शब्द बनाया गया है इकोनॉमी, और इकोनॉमी को हम अंग्रेजी में, हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मेरे साथियों, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी, पहले इकोनॉमी की हम बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स की बात कर लेंगे। पहले इकोनॉमी शब्द की बात करते हैं। आपने वो वेब सीरीज देखी है टीवीएफ वाली? हाँ, टीवीएफ वाली एक वेब सीरीज आती है संदीप भैया वाली, यूपीएससी की तैयारी, द एस्पिरेंट्स करके। उसमें संदीप भैया क्या बोलते हैं, वो जब अभिलाष उनसे कहता है कि आपने कोचिंग वोचिंग ना की, तो क्या बोलते हैं ना, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। आपने बहुत बार सुना होगा, तो है ना, मीम्स भी बहुत सारे बने इस पे। तो आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। और मैं कहूंगा अर्थव्यवस्था, जैसे मेरी बीवी मुझसे डिमांड करे कि चलो जी आज तो फलानी जगह घूमने चलते हैं, आज मुझे ये लहंगा दिला दो, वो दिला दो, मैं कहूंगा आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। इसका मतलब है कि मेरे पास जो इकोनॉमी है, मेरी जो इकोनॉमी है वो हिली हुई है ना, मेरी इकोनॉमी अभी अच्छी नहीं है, मैं आपको शॉपिंग नहीं करा सकता, है ना। तो ध्यान रखना, ये इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी जो है वो हर देश की अलग अलग है, समझना, इकोनॉमी हर देश की अलग अलग है। इकोनॉमी का मतलब मूल रूप से होता है रिसोर्सेस से। अब बोले रिसोर्सेस क्या लफड़ा है? रिसोर्सेस को हम लोग कहते हैं संसाधन। संसाधन, रिसोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन के ऊपर पूरा खेल है मेरे साथियों। किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश में उपस्थित रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है कि उस देश की इकोनॉमी कैसे होगी। जैसे भारत के अंदर जो है अगर सारे रिसोर्सेस हो तो भारत की इकोनॉमी अच्छी होगी। भाई जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे, देखो उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना, ठीक है, नो डाउट जनता की सेवा करना एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्या मैं सेवा करने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं? इस सेवा के बदले मुझे भी तो आरडब्ल्यूए परिवार कुछ सेवा देगा। अरे भाई इकोनॉमी का मास्टर हूं, तो फिर इतनी बात तो है कि बिना धन के कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो धन देना पड़ेगा, आप पढ़ रहे हैं तो धन देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो बस इकोनॉमी भी वैसा ही कुछ है। मैंने आपको यह बताया कि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है, और वही बात मैं आपको पुनः रिपीट करके बता रहा हूं कि अगर मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मेरे पास में रिसोर्सेस होना चाहिए। बोले कौन कौन से रिसोर्सेस होना चाहिए? तो मैं कहूंगा ये डिजिटल बोर्ड होना चाहिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। फिर मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। मेरे पास में एक अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए जिसकी वजह से ये मैं क्लासेस लाइव ले सकता हूं। आ रही बात समझ में? ये सारे रिसोर्सेस है। और रिसोर्सेस किसको कहते हैं? तो रिसोर्सेस उसे कहते हैं जो ह्यूमन की डिजायर को पूरा करे, मानवीय इच्छा को पूरा करे। बताओ, मुझे आपको पढ़ाना था, ये सारे के सारे रिसोर्सेस है मेरे पास। मुझे याद आ रही है अपनी मम्मी की, मैंने कॉल कर लिया, हेलो मम्मी, ये रिसोर्सेस है। आ रही बात समझ में? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने के लिए मुझे ये मार्कर स्टाइलस की आवश्यकता पड़ी, ये बोर्ड की आवश्यकता पड़ी, ये दैट इज माय रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि जिसकी वजह से आप अपना काम आसान कर लो और पैसा कमा लो। तो इकोनॉमी में भी वही है, इकोनॉमी में रिसोर्सेस है मेरे साथियों। ध्यान रखना, किसी भी देश की इकोनॉमी में रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन क्या किसी भी देश की इकोनॉमी में केवल रिसोर्सेस होते हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंट्री है, समझना, अगर कोई देश है तो उस देश में संसाधन है। पहली बात मैंने कहा, हाँ ठीक है, संसाधन है। इस देश में और क्या है? क्या केवल संसाधन है? क्या केवल रिसोर्सेस है? तो ध्यान रखिएगा, इस देश में, ध्यान रखना, इस देश में संसाधन के साथ साथ भारत में लोग भी तो है, जनता भी तो है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा है मेरे साथियों जनता। इस देश में संसाधन के साथ साथ जनता है। मेरे देश में कोयला बहुत है, वास्तव में कोयला बहुत है मेरे देश में, लेकिन उस कोयले का उपयोग मुझे कहां कहां करना है
ये कौन तय करेगा? ये मेरा देश तय करेगा, और मेरे देश की जिम्मेदारी मैंने सरकार को दे रखी है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, सरकार 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 जो है इन संसाधनों पर कंट्रोल करती है। सरकार का कंट्रोल इन संसाधनों पर होता है, रिसोर्सेस पर होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको और आसान कर देता हूं। मेरे पास में दोस्तों 100 रुपए है। मेरे पास में कितने रुपए हैं? 100 रुपए है। मेरे पास में 100 रुपए हैं, मात्र 100 रुपीज है। अब इसका प्रयोग मैं कहां कहां कर सकता हूं? या तो खाना खाने के लिए, देखो पैसा में ऐसा मान लो कि मेरे पास लिमिटेड पैसा है, वास्तव में लिमिटेड ही पैसा है। किसके पास जो है बहुत ज्यादा पैसा होता है? लिमिटेड ही तो पैसा होता है। सॉरी। तो मेरे पास में 100 रुपए है। अब इस 100 रुपए का उपयोग मैं कहां कहां करूं? भाई इस 100 रुपए से मैं अपने घर के अंदर खाना लेके आऊं, या इस 100 रुपए से मैं अपनी बीवी के लिए साड़ी लेके आऊं, या फिर इस मान लो कि 100 रुपए में साड़ी आ जाती होगी, या फिर इस 100 रुपए से मैं अपने बच्चों को खाना खिला लूं। बताओ, या अपने बच्चों को स्कूल भेज दूं। बताओ मैं क्या करूंगा इस 100 रुपए से? रुपये 100 ही है, लेकिन बहुत सारे काम हैं। या तो खाना खा लूं, साड़ी पहना दूं, बच्चों के लिए स्कूल पहुंचाने की व्यवस्था कर दूं। मुझे ध्यान रखना, वही मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारे देश में संसाधन जो है ना, रिसोर्सेस, वो बहुत कम है, वो सीमित है, वो लिमिटेड है। लेकिन हमारे देश की जनता जो है, उनकी इच्छाएं कैसी है? तो उनकी इच्छाएं असीमित है, अनलिमिटेड डिजायर है। मेरी इच्छा होती है मैं एक 2 व्हीलर खरीद लूं, बहुत अच्छी वाली, है ना, जब पास से किसी के गुजर भौं करके तो मजा आ जाए, बस केवल आवाज करती रहे वो। मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने घर के ऊपर बढ़िया सा एक हेलीपैड बना लूं, जो कि डायरेक्ट उतार दे वहीं पर एरोप्लेन। मेरी इच्छा होती है मैं कार भी खरीद लूं। मेरी इच्छा होती है मैं एक बंगला खरीद लूं। मेरी इच्छा होती है घर में बड़ा सा स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। मेरी इच्छा होती है घर के अंदर 5-6 एसी भी होना चाहिए। इच्छा किसी मानव की कम होती है क्या? कभी नहीं होती। तो इच्छा, इंसान की डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेस क्या है उस देश में, उस कंट्री में, वो बहुत कम है। आपने बरुंडी देश का नाम सुना है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है बरुंडी देश। उस बरुंडी देश में मेरे साथियों कितनी गरीबी है यार, कितनी बेरोजगारी है। गरीब लोग वो साफ पानी भी नहीं पी पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस नहीं है। अरे पानी एक प्रकार का रिसोर्सेस है। अगर मुझे सही पानी नहीं मिल पाएगा तो क्या मैं आपके सामने पढ़ाने आ पाऊंगा यहां पर? आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे पानी नहीं मिल पाएगा तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे डेंगू मलेरिया वगैरह वगैरह जो भी होगा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, यही मैंने कहा कि किसी भी देश में रिसोर्सेस लिमिटेड है। बेटा मैं अंग्रेजी में बोल भी रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि लिखूं भी, है ना, लेकिन मैं अंग्रेजी में जब बोलता हूं तब आप उस बात को नोट डाउन कर लिया करो अगर आपको दिक्कत आती है तो। मैंने कहा रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन लोगों की डिजायर क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये मूल अंतर है। इसीलिए इकोनॉमी को पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसीलिए इकोनॉमी को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो परिवार वाले लोग हैं। भैया आप भी परिवार में रहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास में बैच खरीदने का पैसा भी नहीं होता है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि सर हमारे पास बैच का पैसा नहीं है, क्या इस बैच से कवर हो जाएगा, क्या उस बैच से कवर हो जाएगा। और अगर कोई लोग अगर खरीद भी पाते हैं तो बेचारे वो कितना त्याग करते हैं। पता चला कि पैसा जो है आपकी बहन के स्कूल जाने के लिए, बैग लेने के लिए आपके पिताजी ने रखा था, और आपने कहा कि पिताजी मुझे एक बैच लेना है। आपके पिताजी बिना किसी संकोच के वो पैसा आपको ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ बैच ले लो। तो दिक्कत है, रिसोर्सेस कम है। हमारे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, उस स्थिति को अच्छी करना है हमें। आ रही बात समझ में? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू जो दिया वो समझ में आया? क्या दिया? मैंने केवल इतनी बात आपको बताई है कि किसी भी देश में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन वहां के लोगों की जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। और इसी के कारण हमको किसका स्टडी करना पड़ता है? तो इकोनॉमी की स्टडी करना पड़ता है। इकोनॉमी में क्या होता है? तो रिसोर्सेस होता है। इस रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, ध्यान रखना, इस रिसोर्सेस का उपयोग इकोनॉमिक्स में इसे हम यूटिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमी में एक और शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, दोहन। अब ये दोहन क्या होता है? तो डरना नहीं है,
दोहन का मतलब भी उपयोग करना होता है, यूटिलाइजेशन करना होता है। तो इकोनॉमी में यह बताया जाता है कि हमको कैसे, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में यह बताया जाता है कि हमको कैसे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करना है। भाई अगर आपको मैं अभी 1 करोड़ रुपए दे दूं, जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मान लो कि मैंने दिए, तो आप उन 1 करोड़ रुपए का क्या क्या करोगे? हो सकता है सबके दिमाग अलग अलग चलेंगे। कोई कहेगा 1 करोड़ रुपए से मैं जमीन खरीद लूंगा, कोई कहेगा खेत खरीद लूंगा, कोई कहेगा मैं एक बिल्डिंग बना लूंगा, कोई कहेगा कि 1 करोड़ रुपए की मैं एफडी करवा लूंगा, कोई कहेगा कि 1 करोड़ रुपए जो है मैं इन्वेस्ट, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर लेंगे। बहुत सारे लोग तो अपनी जेब है ना, अपने घर के अंदर संदूक लेकर के रखेंगे, उसको देखेंगे डेली, वाह 1 करोड़, वाह 1 करोड़, है ना, तो ये भी कर सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो 1 करोड़ रुपए है या कोई भी संसाधन है, उसका उपयोग कैसे करें। जैसे आपके पिताजी माताजी ने आपको फोन तो दे दिया है, मोबाइल लाके दे दिया, अगर दिया हो तो, है ना, ध्यान रखना, तो दे तो दिया, अब आप उस फोन का उपयोग कैसे करोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप उस फोन का उपयोग जो है वह वीडियो गेम खेलने में करते हो, या फिर आप उस फोन का उपयोग बैच खरीद करके पढ़ने में करते हो? तो ध्यान रखना, ये आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, बस वही बात आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करना इकोनॉमी आपको सिखाता है। आ रही बात समझ में? ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी का। हो गया इंट्रोडक्शन, नहीं आएगा यहां से क्वेश्चन। आपको समझ आना चाहिए कि इकोनॉमी क्यों पढ़ना है। इकोनॉमी इसलिए पढ़ना है ताकि हम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कब करें, कैसे करें, कहां करना चाहिए, यह आपको जानकारी हो। अब एक शब्द और मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा, उस शब्द का नाम है इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना वो शब्द कौन सा है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास में हिंदी शब्द जो है वो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है मेरे साथियों। आपने शास्त्र शब्द के बारे में सुना ही होगा। शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत, शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। जैसे आपने सिद्धांत या नियम कह दो, रूल्स कह दो, है ना, लॉ कह दो, जो भी आपको कहना, सिद्धांत, नियम या कानून। जैसे आपने एक शब्द और सुना होगा, भौतिक शास्त्र, जिसमें लिखा है आपका फिजिक्स, अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, हिंदी में उसे भौतिक शास्त्र कहते हैं। तो भौतिक वो भी शास्त्र है, शास्त्र का मतलब उसमें भी सिद्धांत है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन का पहला लॉ, है ना, कि जो कमोडिटी या जो मोमेंटम, मेरे साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि जो तत्व जैसी अवस्था में है वो वैसा ही रहेगा। अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर वह रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स न लगाया जाए। ये सिद्धांत है। वैसा ही आपने रसायन शास्त्र देखा होगा, जिसे आप अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन शास्त्र में भी सिद्धांत है कि H2SO4 को आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में जोड़ोगे तो ऐसा होगा, है ना, क्रिया होगी, वैसा होगा, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, तो उसमें तो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं ना, वो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। शास्त्र है, वो नियम है, वो कानून है, वो सिद्धांत है, और उन्हीं सिद्धांतों का आप यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे आपको एक आपने सुना होगा नागरिक शास्त्र, या आपने सुना होगा मेरे साथियों संविधान, संविधान की किताब, जिसे आप नागरिक शास्त्र भी कह देते हैं। वो क्या है, वो कानूनों की किताब है। उसमें यह लिखा हुआ है कि कैसे कैसे जो है विधायक का चुनाव होगा, एमएलए कैसे बनेंगे। उसमें यह लिखा हुआ है कि कैसे जो है मेरे साथियों वह भारत जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे भैया इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, कैसे लोकसभा स्पीकर कैसे बनेंगे, क्या कुछ है, वो पूरी प्रोसेस उसमें लिखी हुई है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र जो है इसमें किसका सिद्धांत पढ़ा जाता है, तो धन से संबंधित इसमें सिद्धांत पढ़ा जाता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। ध्यान रखिएगा, जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो धन से संबंधित नियम या धन से संबंधित कानून, है ना, तो ध्यान रखिएगा रूल्स रिलेटेड टू, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रूल्स रिलेटेड टू मनी, या हिंदी में इसको बोलेंगे धन से संबंधित नियम या कानून, धन से संबंधित नियम या कानून, धन से संबंधित नियम या कानून हम इसे कहते हैं। बस ये बात आपको याद रखना है, ये अर्थशास्त्र है। बाकी एक बात मैं बता दूं, अगर आप पढ़ते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा, अर्थशास्त्र एक बुक भी है, अर्थशास्त्र एक बुक भी है मेरे साथियों, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र एक किताब भी है, जिसके लेखक कौन है,
अर्थशास्त्र एक बुक भी है, ये जीके का क्वेश्चन है ऐसे तो, लेकिन मैं यहां पर बताते चलूं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। अर्थशास्त्र एक बुक है, और बुक का मतलब क्या है, किताब है। और ये किताब किसकी है, तो ध्यान रखिएगा, इस किताब को लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। नाम है दोस्तों, अंग्रेजी हिंदी एक ही होता है नाम का। अर्थशास्त्र की किताब को ही अंग्रेजी में भी अर्थशास्त्र ही बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसकी किताब है, तो ध्यान रखिएगा, यह दरअसल राजतंत्र, इसमें कोई धन से संबंधित किताब नहीं है। ये किससे संबंधित किताब है, तो मेरे साथियों ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है ना। किसकी किताब है ये, पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, ध्यान रखना, है ना, पॉलिटिकल साइंस, इसको हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान की पुस्तक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है, तो पॉलिटिकल साइंस है मेरे साथियों, राजनीतिक विज्ञान है। इसमें ये सब बताया गया है, ये सब बताया गया है मेरे साथियों कि किस प्रकार से कैसे देश में शासन किया जाना चाहिए, ये चाणक्य ने लिखा है। तो कभी ये भी पूछ ले तो ये भी बात आपको याद रखना, ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हुआ है, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर एक विषय के रूप में इकोनॉमी को देखें, एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमी को देखें, तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ जो है मेरे साथियों, समझना, इसके जो पिता है, देखो हर एक विषय के पिता होते हैं, जैसे ज्योग्राफी के पिता है, जैसे हिस्ट्री के पिता है ना, जैसे हर एक सब्जेक्ट के फादर होते हैं, जनक होते हैं, वैसे ही मेरे साथियों ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के भी पिता है। तो अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो क्या जवाब दोगे, एडम स्मिथ जवाब देना। क्या जवाब दोगे मेरे साथियों, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ मेरे साथियों। अगर आपसे पूछा जाए एडम स्मिथ कहां के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी बुक का नाम क्या है, तो एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी है मेरे साथियों, 1776 में एक किताब लिखी है, एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस हम इस किताब का नाम पढ़ते हैं। तो ये किताब है इनकी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसकी किताब है, ये एडम स्मिथ की किताब है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो मैं तीन बातें आपको बता रहा हूं, मैं तीन बातें आपको बता रहा हूं। देखो पहली बात तो ये कि जितने लोग ये रोना गाना कर रहे हैं, थोड़ा सा रोना गाना छोड़ दो। रोने गाने से मतलब है बहुत सारे तो इमोजी डाल रहे से रोने की, कि सर कैसे लिखे कैसे लिखे। सुनो मेरी बात, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं, इसको लिखना नहीं है। पहले आप मुझे समझो, मैं आपको समझता हूं, आप किस लेवल से हो, है ना, सारी बातें हो जाएगी। बाकी हमारी टीम आपको आज ही जो है इसकी पीडीएफ अपलोड कर देगी, आप जाकर के उसको डाउनलोड करके देख लेना कि किस प्रकार से लिखना है, आपको पता चल जाएगा। एक आध पुरानी पीडीएफ देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और डोंट वरी, मैं सारी बातें आपको कवर करवा के चलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपकी छूटेगी। मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया है वो समझ लो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ है। बोले एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ जो है वो किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, एडम स्मिथ जो है वो किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ जिस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ध्यान रखना, अगर आपसे यह पूछा जाए कि एडम स्मिथ किस इकोनॉमी की बात करते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। ध्यान रखना, अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि हु इज द राइटर ऑफ इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमी नहीं, अर्थशास्त्र, हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के जो लेखक है, राइटर है, ये दरअसल किताब के बारे में पूछ रहा है, तो वो आपके चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, एक ही नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किताब किससे संबंधित है ना, द बुक अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू, तो ध्यान रखिएगा द बुक अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, यही बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपसे मैंने बताई है, कोई विशेष बात है नहीं। फिर मैंने आपको यह बताया कि किसी भी देश की इकोनॉमी में रिसोर्सेस हैं, लेकिन रिसोर्सेस कम हैं, और उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए, यह हमें सब्जेक्ट बता है
बताता है इकोनॉमिक्स, या यही इकोनॉमी कहलाती है। तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। मैंने रिपीट भी करवा दिया इसके बारे में, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की मैं बात करता हूं बिना किसी देरी के। आइए मैं हेडिंग डालता हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखो मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखूंगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हालांकि मैं पीडीएफ से पढ़ाने में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मुझे अच्छा फील नहीं होता। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार मैं आपको एक ही क्लास में एक ही वाक्य करीबन 3 से 4 बार बोल करके बताऊंगा। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि इकोनॉमी ऐसा विषय है जिसमें लोगों को बोरियत होती है। इकोनॉमी ऐसा विषय है जिसमें बच्चे सोचते, अरे मैं खुद अपनी बात करता हूं, मैं भी इकोनॉमी का मास्टर थोड़ी था पहले, भैया मैं इकोनॉमी पढ़ाता ही नहीं था, वो तो मैंने कहीं पढ़ ली इकोनॉमी, और मुझे लगा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा इकोनॉमी में मास्टर कर लेते हैं। तो मैं अपने उज्जैन आया, मैं उज्जैन से आपकी क्लास ले रहा हूं, उज्जैन आया एमपी से, और यहां पर मैंने डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। और जब एडमिशन ले लिया तो मुझे अच्छा लगा यार इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, मजा आ गया। तो फिर मैंने कहा चलो अब तो पीएचडी भी इसी में करेंगे, नेट जेआरएफ प्रोफेसर बनेंगे इसमें, बस फिर इकोनॉमी फेवरेट हो गया। और इकोनॉमी ऐसा फेवरेट हुआ, उससे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे ही मेरे सामने इकोनॉमी का ई भी आता था ना, मैं हटा देता था, हटाओ इसको, नहीं पढ़ना मुझे। लेकिन अब अलग ही माहौल है। आइए आपको भी ऐसा ही होगा, लेकिन प्यार नहीं करना है, खाली परीक्षा पास करना है। इकोनॉमी से प्यार मत कर बैठना है ना, खाली परीक्षा ही पास करना है आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देखो दोस्तों, मानो या मत मानो, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के कितने टाइप है? तो इकोनॉमी के ऐसे तो इकोनॉमी को 3 बेसिस पर बांट करके देखा गया है। कितने बेसिस पर बांट करके देखा गया है? 3 बेसिस पर बांट करके देखा गया है। मैं आज पहला बेसिस आपको बताता हूं, ध्यान रखना। 3 बेसिस है, मतलब इकोनॉमी को हम कैसे समझेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे भाई, हम कैसे करेंगे कि भैया जो है आपकी ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, कैसे? तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रकार है मेरे साथियों, हालांकि पहला दूसरा नहीं होता है, हम तो सुविधा के हिसाब से आपको पढ़ा देते हैं कि पहला दूसरा कौन सा है। पहला है अंतर संबंधों के आधार पर, डोंट वरी, मत घबराओ, अंग्रेजी में भी लिखूंगा, अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, ये पूरा लिखना अर्थव्यवस्था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ दिया है। अंतर संबंधों को बोलते हैं इंटर रिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन, भैया इंटर रिलेशन का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, समझना, मैं अभी एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, पर्सन के बीच में कैसा रिलेशन है। अब गलत मत समझो इस बात को, रिलेशन का मतलब यह है कि क्या आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे मुझे मेरे गांव जाना है, अभी आपकी जैसे ही क्लास लूंगा मैं अपने गांव जाऊंगा, वापस मैं अपने गांव जाऊंगा तो मुझे चाहिए 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर जाऊंगा या 2 व्हीलर भी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है मान लो, है ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्त को फोन लगाऊं, हेलो भाई, बोले हाँ भाई बोल, मैं कहूंगा यार मुझे गांव जाना है, थोड़ी तेरी 4 व्हीलर मिलेगी? वो मुझे कहेगा अरे भाई तेरी ही तो है, ले जा भाई ले जा। मैं कहूंगा पक्का? अरे भाई कैसी बात कर रहा है। मैं कहूंगा मेरे पास गाड़ी नहीं है यार, मैं तेरे घर तक कैसे आऊंगा? बोले रुक रुक, मैं आता हूं तेरे को देने के लिए गाड़ी, तू मेरे को वापस छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है, बताओ, मान गया? वो मान गया। थोड़ी देर बाद में उसका फोन आया, अरे भाई, बोले हाँ बोल। मैंने कहा हाँ भाई बोल। अरे भाई मेरे को प्रेस चाहिए यार, कपड़े प्रेस करना है, मैं थोड़ा आज जा रहा हूं मार्केट में उसके साथ में, है ना, तो मेरे पास प्रेस है, उसके पास प्रेस नहीं। मैंने कहा अरे भाई तू गाड़ी लेके आ रहा है ना, प्रेस भी ले जाना इधर से। मेरे बताओ, उसको सामान की आवश्यकता थी तो मुझसे ले गया, मुझे सामान की आवश्यकता है तो वो मैंने उससे ले लिया। मेरे घर पे एक दिन चीनी खत्म हो गई, मैंने फोन लगाया, हेलो भाई मेरे को चीनी चाहिए यार, तो बोले कितनी? मैंने कहा 2 किलो। बोले भाई अब भी लेके आया हूं घर से। वो तुरंत चीनी लेके आ गया। ठीक है, मतलब 2 लोगों के बीच में ऐसा संबंध हो सकता है। अरे गर्ल्स हॉस्टल में तो लड़कियां आपस में लड़ लेती है, कहती है मेरी बाल्टी तुमने कैसे यूज की, मेरी बाल्टी कैसे यूज कर ली तुमने। होता है ना, वहां संबंध कैसा होता है? बंद होता है, वहां संबंध बंद होता है। तो फिर वो भी बोलेगी सामने वाली, अच्छा बाल्टी यूज नहीं करने दी तूने, अब आ अगली बार।
दोनों एक दूसरे को कमोडिटी सामान एक्सचेंज नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को सामान एक्सचेंज नहीं करेंगे। कैसा संबंध, कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन, बंद रिलेशन, बंद रिलेशन, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। आ रही बात समझ में? तो जब दो लोगों के बीच में ऐसा संबंध हो सकता है, तो दोस्तों दो देशों की इकोनॉमी के बीच में ऐसा संबंध नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक देश की इकोनॉमी का रिलेशन दूसरी देश की या किसी अन्य देशों की इकोनॉमी के साथ में संबंध ओपन हो, कहें कि जो रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है वो तुम ले, मेरे पास नहीं है मैं तुमसे खरीद लूंगी, और जो रिसोर्सेस मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं तुमको बेच दूंगी। कोविड काल की बात करता हूं। कोविड, आपको पता है कोविड में हमारे पास में शीशिया नहीं थी। शीशिया समझते हो, जो कोविड वैक्सीन आती थी ना, वैक्सीन, वो वैक्सीन भरने के लिए जो बोतल थी वो नहीं थी हमारे पास में। हमने अमेरिका को फोन लगाया, हेलो, बोले हाँ जी बोलिए। उस समय ट्रंपवा थे वहां, डोनाल्ड ट्रंप थे। हमने फोन लगाया, हेलो ट्रंप जी, बोलिए जी बिल्कुल बोलिए। तो बोले कि हमें वो शीशी चाहिए, शीशी। हमने कहा कौन सी शीशी? उन्होंने कहा कौन सी शीशी चाहिए? हमने कहा वो वैक्सीन भरने के लिए शीशी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है दे देंगे। फिर थोड़ी देर में बाद में डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया, बोले हेलो मोदी जी, बोले हाँ बोलिए। तो बोले हमें यार पैरासीटामोल चाहिए। सच बोल रहा हूं, वो पैरासीटामोल का प्रोडक्शन नहीं करते जो बुखार उखार में काम करती है। उन्होंने कहा पैरासीटामोल चाहिए, बोले ठीक है दे देंगे। मोदी जी इनका भी ले जाओ। बताओ दोनों देशों के बीच में रिलेशन कैसा है? भारत ने शीशिया वहां से मंगवा ली। मुझे बताओ एक बात समझना यहां पर, अगर कोई इकोनॉमी, समझना, अगर किसी देश की इकोनॉमी में कहीं से कोई सामान मंगवाया जाता है तो वह उसके लिए इंपोर्ट होता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में। और अगर कोई देश अपनी इकोनॉमी से कोई सामान बेचता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। यह बात आपको ध्यान रखना है। खैर मैं आपको यहां पर बता दूं, अर्थव्यवस्था के आधार पर इकोनॉमी जो है वो तीन आधारों पर बांट करके देखी जाती है। पहला है इंटर रिलेशन, कि दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में रिलेशन कैसा है, इंटर रिलेशन कैसा है, इसके आधार पर इकोनॉमी के दो प्रकार है। एक को हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, और क्लोज्ड इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। अब ध्यान ये रखना है मेरे साथियों, थोड़ी सी बातें मैं यहां पर आपको ये बताता हूं कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। अगर मेरे साथियों समझना, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। अगर जैसे ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, मैं आई लिख रहा हूं, आई का मतलब इंडिया, आई मतलब भारत, ठीक है। और ये इधर क्या है? ये यूएसए है, ये अमेरिका है। अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं आप लोग, है ना। हमारे पास में जो रिसोर्सेस नहीं है वो हमने कहां से मंगवा लिए? तो अमेरिका से मंगवा लिए। तो अमेरिका से सामान यहां आ गया भारत में, तो भारत के लिए चीज क्या हो जाएगी? इंपोर्ट हो जाएगी। भारत ने क्या किया? इसका इंपोर्ट किया। इंपोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आयात करना। तो भारत के लिए ये क्या हो गया? आयात हो गया। भारत ने इसको आयात किया। मैं मतलब थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, शायद आपको दिक्कत आए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका से कोई कमोडिटी भारत आती है तो भारत के लिए वो चीज क्या हो जाती है? आयात हो जाती है। आयात को हम बोलते हैं इंपोर्ट, या इसको और आसान भाषा में कहूं तो खरीदना। अगर भारत कोई चीज खरीदता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। अमेरिका के लिए चीज क्या हो जाएगी? अमेरिका क्या करेगा इसको? तो अमेरिका अगर किसी चीज को किसी दूसरे देश में भेजेगा या बेचेगा, इसका मतलब है कि बेचना। इसका मतलब क्या है? बेचना। तो अगर किसी चीज को बेचेगा तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहेंगे, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। आ रही बात समझ में? ये ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं? ओपन इकोनॉमी मेरे साथियों उसे कहते हैं जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो। भैया भारत केवल खरीदता ही ना हो, भारत इसके अलावा बेचता भी तो हो सकता है। भारत जो है वो बेचे भी सही इसको। आ रही बात समझ में? तो भारत सामान को बेच भी सकता है। तो ये इंपोर्ट हो गया भारत के लिए, एक्सपोर्ट हो गया। अमेरिका के लिए ये इंपोर्ट हो गया, जो मंगवाया सामान, और अमेरिका ने दूसरे देश में बेचा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट हो गया। सिंपल सी बात है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खेल है। ठीक है,
तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो जहां पर जिस देश की इकोनॉमी में, ध्यान रखना, जिस देश की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों हो, उस देश की इकोनॉमी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस देश की इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उस देश की इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो यहां पर केवल एक बात मैं लिख रहा हूं कि जहां पर आयात और निर्यात, दोस्तों आयात और निर्यात को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं, अगर दोनों को एक्सेप्ट किया जाता हो, जहां पर आयात और निर्यात दोनों को एक्सेप्ट किया जाता हो, दोनों पर राइट लगाया है, तो उस देश की इकोनॉमी कैसी होगी? तो ध्यान रखिएगा, उस देश की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होगी। ठीक है, मुझे बताओ, अगर उस देश की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होगी, वो संबंध कैसा बनाएंगे? जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने उसको बोला भाई तेरी गाड़ी लेके आ जा, उसके पास प्रेस नहीं थी तो उसने मुझसे प्रेस मांग ली। आ रही बात समझ में? यानी कि मेरे साथ उसके संबंध या उसके संबंध मेरे साथ जो है वो कैसे लिबरल है, उदारवादी है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि भैया जो ओपन इकोनॉमी है उसमें संबंध कैसे होते हैं? तो उसमें लिबरल पॉलिसी अपनाई जाती है, उसमें जो संबंध होते हैं मेरे साथियों वो उदारवादी होते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि उदारवादी नीति किसमें अपनाई जाती है, उदारवादी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिबरल पॉलिसी। लिबरल का मतलब है नियमों में कठोरता को कम करना, नियमों को सरल बनाना, इसे हम कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो अगर आपसे पूछे कि उदारवादी नीति का पालन किस इकोनॉमी में होता है, तो ओपन इकोनॉमी में होता है। ठीक है, और अगर संबंध, समझना, अगर संबंध, ये तो मैं साइड में इसलिए रख रहा हूं ताकि आप कभी पढ़ो तो दिक्कत नहीं आए, अगर संबंध ऐसे हैं जैसे लड़कियों वाले, मतलब बुरा मत मानना इस बात का, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं। अगर संबंध ऐसे है कि तूने मेरी बाल्टी कैसे यूज करी, तो अब आ तेरे को यूज करने देती हूं, बोले, है ना। अगर संबंध ऐसे हैं, ध्यान रखना, कि ना तो वो आपको काम, मतलब ना तो वो आपकी मदद करती है, ना आप उसकी मदद करते हो, है ना, यानी कि जहां पर आयात और निर्यात दोनों क्या हो? मना हो, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही क्या हो मेरे साथियों? बैन हो, वहां की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी। और ऐसा कौन करेगा? आप अपने दोस्तों को फोन लगाओ, बोलेगा, आपने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, उसने कहा नहीं भाई मैं किसी को पैसा देता भी नहीं हूं, किसी से लेता भी नहीं हूं। अगर ऐसा वो कह रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत पैसा है। आपने कहा भाई मुझे कार चाहिए, उसने मना कर दिया, ए भाई नहीं, मैं गाड़ी वाड़ी किसी को नहीं देता भाई, गाड़ी से बहुत प्यार करता हूं मैं। अगर ऐसा संबंध वो बना रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास में रिसोर्सेस सारे हैं, उसके पास में सारे संसाधन है, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसे वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो एक पॉलिसी को अपना रहा है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं संरक्षणवादी नीति। कौन सी नीति कहते हैं? संरक्षणवादी नीति। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी दोस्तों, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस इकोनॉमी में संरक्षणवादी नीति या कंजर्वेटिव पॉलिसी को अपनाया जाता है, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है मेरे साथियों वह नहीं होता है, न के बराबर होता है। न के बराबर क्या होता ही नहीं। वर्तमान में बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई देश नहीं। आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पता नहीं आप कहां से पढ़ के आते हो यार, है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी में कभी भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। दूसरी बात, वर्तमान में ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसे किसी देश की इकोनॉमी नहीं है जिसमें यह इकोनॉमी अपनाई गई हो। सब कुछ आसान है। ठीक है, मुझे बताओ, हर एक बच्चा जो है, या हर एक इकोनॉमी या हर एक देश की इकोनॉमी जो है, उसे किसी न किसी से कुछ न कुछ सामान तो लेने की आवश्यकता पड़ेगी। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनको भी आवश्यकता पड़ती है। इनके संबंध भी भारत और चाइना के साथ में सबके साथ अच्छे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आज के कोर्स से रिलेटेड मैंने आज का पहला डेमो दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में, समझाने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। कल आपका दूसरा डेमो रहेगा, कल भी 11 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे। और ध्यान रखिएगा इस कोर्स के बारे में, आप सारे डेमो देखिएगा दोस्तों। सारे डेमो देखने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना वास्तविक रूप से आपको है, हम तो केवल आपको एक सहारा दे सकते हैं, एक मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके कोई भी डाउट है, अगर आपके कोई भी सुझाव है, तो प्लीज वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उन कमेंट्स को सबको पढ़ूंगा, और संभव होगा तो सबके रिप्लाई भी दूंगा, आप सबके रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो आप लोग, मैंने कैसा आपको पढ़ाया है, मेरी पढ़ाने की शैली में आपको क्या परिवर्तन चाहिए, है ना, और सारी बातें जो भी आप जी भर के लिखना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में अच्छा ही लिखो, अगर कोई नकारात्मक बात है तो वो भी लिखना, मैं उस पर भी सुधार करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर विकल्प प्रदान करने की कोशिश करूंगा। RWA परिवार के साथ
अगर हम जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष बातें आपसे कल 11 बजे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, सभी को राधे राधे, खूब सारा प्यार, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।